everyone, welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, कल मैंने आप लोगों के साथ में कुछ MCQs शेयर करे हुए थे। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। आज वही सारे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगी एंड साथ में हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से जितने भी अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन था वो था इन रिगार्ड्स टू वर्मियन बोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्मियन बोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं एंड इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा बोन पीस दैट इज़ प्रेजेंट विद इन अ सूचर इन द क्रेनियम। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन लैम्डॉइड सूचर। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनका बोन। तो इनका बोन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। जो आपकी वर्मियन बोन होती है उसको हम इनका बोन भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल फीमेल्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वर्मियन बोन होती है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी फीमेल्स में प्रेजेंट हो। ये एक तरह की जो बोन होती है ये किसी डिसऑर्डर की वजह से आपकी स्कल में बन जाती है। बेसिकली जितने भी आपके बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं आपके, उन्हीं सारे केसेस में जब आपके स्कल में जो बोन्स होती हैं उनमें जब ऑसिफिकेशन हो रहा होता है उस टाइम पर ये बोन आपकी बन जाती है, अपीयर होने लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से आपकी जो वर्मियन बोन होती है किसी डिसऑर्डर की वजह से डेवलप करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी फीमेल्स में होगा, ये मेल्स में भी हो सकते हैं, फीमेल्स में भी हो सकते हैं। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। यानी कि आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही सही हैं एंड फोर्थ वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड जो आपकी वर्मियन बोन होती है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। सो वर्मियन बोन क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रासूचरल बोन और सूचरल बोन। सो आपने एक स्कल देखा होगा, स्कल में आपकी पेराइटल बोन होती है, लैम्डॉइडल बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है। तो ये सारी जो आपकी टेम्पोरल बोन भी होती है, तो ये सारी बोन्स को आपस में अटैच करने के लिए, सभी को आपस में ज्वाइन करने के लिए आपके स्कल में कुछ सूचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरलिंक होते हैं बोन को अटैच करने के लिए। सो ये जो आपकी बोन होती है ये उन सूचर्स के पास में ही प्रेजेंट होती है, उन सूचर्स के पास में ही पाई जाती है। इसी वजह से इनको हम बोलते हैं इंट्रासूचरल बोन या फिर सूचरल बोन। सो ये आपके दोनों ही नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड इसके अलावा हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर एक्स्ट्रा बोन पीस दैट कैन अकर विद इन अ सूचर इन द स्कल। सो जो आपका स्कल होता है वहाँ पर जहाँ पर आपके सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें क्या रहता है, उनके बीच में जो स्मॉल पीस के फॉर्म में ये बोन प्रेजेंट होती है। कोई भी इसका शेप नहीं होता है, रेगुलर आपका साइज़ नहीं होता है, शेप नहीं होता है, किसी भी फॉर्म में ये आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। बेसिकली क्या होता है, इस तरह की जो आपकी बोन होती हैं ये इरेगुलर आइसोलेटेड बोन्स होती हैं जो कि अपीयर होती हैं जहाँ पर आपको जो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है स्कल में, उस टाइम पर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर एक एडिशनल बोन बन जाती है जिसको हम आपका बोलते हैं वर्मियन बोन। एंड ऑल्दो अनयूजुअल आर नॉट रेयर, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर होती हैं, ये फ्रीक्वेंटली भी प्रेजेंट हो सकती हैं क्योंकि कुछ डिजीज़ेस की वजह से ये हो जाती हैं, कुछ डिसऑर्डर की वजह से। तो ये होती हैं आपकी वर्मियन बोन एंड दे अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ लैम्डॉइड सूचर। जहाँ पर आपका लैम्डॉइड सूचर प्रेजेंट होता है वहाँ पर आपकी वर्मियन बोन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपकी देखने को मिलती है, वहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको वर्मियन बोन देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो आपकी बोन होती हैं ओकेजनली सीन विद इन द सेजाइटल एंड कोरोनल सूचर। कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर जो होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत ही यहाँ पर ओकेजनली मिलती हैं। लेकिन अगर मोस्ट की बात करें, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपकी लैम्डॉइड सूचर के पास देखने को मिलती हैं। एंड ये जो आपका लैम्डॉइड सूचर होता है ये आपका मोर टॉर्टुअस होता है दैन अदर सूचर्स। बाकी के सूचर से ये बहुत ज़्यादा, अदर सूचर से ये ज़्यादा ही आपका टॉर्टुअस होता है। इसके अलावा जो आपकी लार्ज वर्मियन बोन होती है एट लैम्डा,
इज़ ऑफन कॉल्ड इनका बोन या फिर ऑस इनकेई। ठीक है, सो जो आपकी वॉर्मियन बोन जहाँ पर आपके लैम्डॉइड सूचर प्रेजेंट होता है वहाँ पर आपका एक पॉइंट होता है लैम्डा। लैम्डा जो होता है उसके पास में जो आपकी इनका बोन, जो आपकी वॉर्मियन बोन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इनका बोन, एंड इसका अदर नेम होता है ऑस इनकेई। ठीक है, सो ये आपकी वॉर्मियन बोन का अदर नाम होता है, जहाँ पर लैम्डा प्रेजेंट होती है वहाँ पर अगर ये आपकी बोन देखने को मिलती है। ये लैम्डा क्या होता है, कहाँ पर ये होता है, तो इसको अभी हम पूरा आगे पूरा डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर ये आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर है स्कल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पीछे साइड से है। तो यहाँ पर आपका ये जो आपका होता है, ये वाले जो सूचर्स प्रेजेंट है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके सूचर्स होते हैं। ये वाली आपकी जो बोन है ये पेराइटल बोन्स है, ये दोनों ही, एंड ये वाली जो पेराइटल बोन्स हैं, एंड ये जो आपके नीचे इस साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ये आपकी लैम्डॉइड बोन होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी इस तरह से यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आपके सूचर्स गए हैं एंड ये इस तरह से गए। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक आपकी बोन देखने को मिल रही होगी जो अलग अलग सूचर्स से अटैच है। तो ये जो आपकी बोन है ये आपके दो सूचर्स के बीच में प्रेजेंट है। तो ये आपकी है लैम्डा आपकी वॉर्मियन बोन, एंड यहाँ पर आपके दो सूचर्स के बीच में प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम सूचरल बोन या फिर इंट्रा सूचरल बोन कहते हैं। सिमिलरली जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इधर से सूचर गए हैं और ये इधर से सूचर गए हैं, फिर आगे जाके जॉइंट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी बोन आपकी अटैच हो रही है ये भी आपकी जो सूचर्स के बीच में बोन प्रेजेंट है इसको भी हम वॉर्मियन बोन कहते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया आपका। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर ये आपकी है लैम्डॉइड बोन, ये है आपकी पेराइटल बोन, ये भी आपकी पेराइटल बोन है, और ये जो सूचर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर ये हैं आपके सेजाइटल सूचर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर ये जो ये वाले सूचर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर। अभी यहाँ पर ये जो आपका सेजाइटल सूचर आया, इधर से आपका लैम्डॉइड सूचर गया, ये आपका लैम्डॉइड सूचर गया। तो यहाँ पर ही एक लैम्डा के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपका पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं लैम्डा। यहाँ पर आपका एक लैम्डा का फॉर्म लेता है, लैम्डा का स्ट्रक्चर बनता है लैम्डा शेप में, तो इसको हम बोलते हैं लैम्डा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं लैम्डा। एंड इस पॉइंट पे जैसे कि इस जगह पे आपकी बन गई है या इस जगह पर बन गई है या इस जगह पर अगर आपकी वॉर्मियन बोन बन जाती है तो उस केस में हम इसको कहते हैं इनका बोन। ठीक है, ये होता है आपका वॉर्मियन बोन एंड लैम्डा, एंड जो आपकी इनका बोन होती है वो आपका ये लैम्डा होता है। लैम्डा के इस तीनों साइड में कहीं भी बन जाती है तो उसको हम इनका बोन कहते हैं। ये आपका वॉर्मियन बोन का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, जो आपकी वॉर्मियन बोन होती है वो एक मार्कर होता है सम डिजीज़ेस का, एंड इम्पॉर्टेंट होता है प्राइमरी डायग्नोसिस ऑफ ब्रिटल बोन डिजीज़। एक आपकी बोन डिजीज़ होती है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये जो आपकी डिजीज़ होती है इस केस में जनरली आपका वॉर्मियन बोन देखने को मिलती है। तो इसी वजह से अगर आपके स्कल में वॉर्मियन बोन देखने को मिल रही है तो ये आपका इंडिकेट करता है कि आपको जो है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिसऑर्डर है। ठीक है, ये हो गया आपका। एंड इसके अलावा जो वॉर्मियन बोन होती है वो कुछ और डिसऑर्डर्स के केसेस में भी देखने को मिल सकती है, तो वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। जैसे पहला क्या है आपका पिक्नोडिस्टोसिस ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो ऑलरेडी यहाँ पर इंडिकेटेड है। इसके अलावा आपका थर्ड है रिकेट्स, देन किंकी हेयर जिसको हम मिनेक्स सिंड्रोम भी कहते हैं, किंकी हेयर मिनेक्स सिंड्रोम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंड्रोम का नाम, ये आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ है आपका क्लियोडोक्रेनियल डायस्टोसिस, देन सिक्स्थ है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोफॉस्फेटेसिया, सेवेंथ है आपका ऑटोप्लेटल डिजिटल सिंड्रोम, एट्थ है आपका प्राइमरी एक्रो ऑस्टियोलिसिस एंड नाइन्थ है आपका डाउन सिंड्रोम। तो ये सारे आपके कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिस केस में आपको वॉर्मियन बोन देखने को मिल सकती है आपके स्कल में। तो ये सारे के सारे आप एटलीस्ट इनके नाम याद रख लीजिएगा जो बहुत कॉमन है, जैसे रिकेट्स है, डाउन सिंड्रोम है, तो ये तो आपको पता होता ही है वैसे भी। बस यहाँ पर आपको ये लिंक करना है कि ये दोनों के केसेस में आपकी वॉर्मियन बोन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो आपका मिनेक्स सिंड्रोम है ये आपका किंकी हेयर होता है, तो इस केस में भी आपको वॉर्मियन बोन देखने को मिल सकती है।
सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड बाकी के जो है उनके नाम एटलीस्ट रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अगर बाई चांस आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले से पता हो, ठीक है। एंड बाकी ये क्या होते हैं इनके बारे में उतना डीप में जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको जानना है तो आप जस्ट गूगल कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्मियन बोन के बारे में। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द टेस्ट इज़ कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्फा अमाइलेज इन सलाइवा। तो यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा टेस्ट है जो सलाइवा में जो अल्फा अमाइलेज होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़फुल होता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला ऑप्शन है वो है प्रेसिपिटीन टेस्ट। तो प्रेसिपिटीन टेस्ट बेसिकली आपके किसी भी तरह का टेस्ट हो सकता है। ये आपके ब्लड टेस्ट के लिए भी प्रेसिपिटीन टेस्ट हो सकता है, आपके सीमेन सैंपल के एग्जामिनेशन के लिए भी हो सकता है, सलाइवा सैंपल के लिए भी हो सकता है। प्रेसिपिटीन टेस्ट का बेसिकली ये मतलब है कि आप ऐसा टेस्ट परफॉर्म करो जहाँ पर आपके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको रिजल्टेंट मिलता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको लास्ट में मिलता है कुछ। तो उस तरह के जो मेथड्स होते हैं उसको हम प्रेसिपिटीन टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपने जब भी आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपने जनरल केसेस में देखा होगा, जैसे कि जो आपका ताकायामा टेस्ट होता है तो वहाँ पर भी आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कुछ आपके देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो इस तरह से जो आपके मेथड्स होते हैं जहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कुछ देखने को मिलता है उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटीन मेथड। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। सेकेंड है आपका कासेलमेयर टेस्ट। तो जो आपका कासेलमेयर टेस्ट होता है ये आपका फिनोफ्थलीन टेस्ट का दूसरा नाम होता है। और जो आपका फिनोफ्थलीन टेस्ट होता है ये बेसिकली जो ब्लड होता है उसके प्रीलिमिनरी टेस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपको रिजल्टेंट के फॉर्म में पिंक कलर देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये भी आपका स्टेटमेंट गलत, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो ब्लड के लिए एंड यहाँ पर सलाइवा के लिए पूछ रहे हैं। थर्ड है आपका फ्लोरेंस टेस्ट। तो फ्लोरेंस टेस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक जो मैंने एमसीक्यूज़ वाला वीडियो लिया था तो वहाँ पर आपको बताया था फ्लोरेंस टेस्ट जो होता है वो आपका सीमेन के एग्जामिनेशन के लिए होता है। ये एक आपका प्रीलिमिनरी कलर बेस्ड टेस्ट होता है। एंड वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो फ्लोरेंस टेस्ट होता है तो वहाँ पर किस कलर का आपको देखने को मिलता है रिजल्टेंट के फॉर्म में एंड किस तरह के क्रिस्टल बनते हैं, तो वो सारा आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अभी आपके पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचा है वो है स्टार्च आयोडीन मेथड या फिर स्टार्च आयोडाइड। तो ये टेस्ट आपका बिल्कुल सही है सलाइवा में आपका अल्फा अमाइलेज को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन था वो था, अ प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किरकी इज इसेंशियली विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव। तो यहाँ पर आपको बताना है जो किरकी होता है जो कि एक प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है, ये इनमें से कौन सा आपका एक्सप्लोसिव है। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट 4 है, जो ऑप्शन 4 है, तो ये तो आपका RDX होता है। जो आपका थर्ड है ये आपका ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इसको शॉर्ट में हम TNT कहते हैं, तो ये दोनों ही आपके नहीं होंगे। जो आपका सेकेंड है वो है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो TNP इसको हम कहते हैं, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसको मेलिनाइट भी कहते हैं, इसको लाइडाइट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही इसके ऑप्शन नहीं होंगे, तो ये आपके सारे गलत हो गए। तो आपका पास बचा बस एक ही है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल मिथाइल नाइट्रामीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर किरकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। जो आपका किरकी होता है उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो शॉर्ट में इसको हम PEK1 भी कहते हैं एंड फुल नेम की बात करें तो इसको हम प्लास्टिक एक्सप्लोसिव किरकी कहते हैं, ठीक है। एंड ये क्या होता है, इट हैज़ been used especially for shock consolidation of super alloy powders and इसकी जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है 1.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डिटोनेशन वेलोसिटी जो होती है वो रहती है आपकी 6 to 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में। एंड ये जो आपका प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होता है ये एक तरह का सॉफ्ट एंड हैंड मोल्डेबल सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म में हैंड एंड सॉफ्ट मोल्डेबल सॉलिड होता है जिसको कि प्लास्टिक या फिर इसको एक्सप्लोसिव मटेरियल से बनाते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव का बेसिकली यही मतलब है, जो प्लास्टिक होता है उसका जस्ट सिंपल सा यही मीनिंग होता है
कि वो आपका इलास्टिक है, उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका जो प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है, यानी कि वो एक तरह का एक्सप्लोसिव है जो आपका सॉफ्ट है, हैंड मोल्डेबल सॉलिड के फॉर्म में है। एंड यहाँ पर जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है वो है विद इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोसिव्स इंजीनियरिंग प्लास्टिक एक्सप्लोसिव ऑल्सो नोन एज पुट्टी एक्सप्लोसिव। तो जो आपका जहाँ पर एक्सप्लोसिव्स के फॉर्म में इंजीनियरिंग की फील्ड में एक्सप्लोसिव को यूज़ किया जाता है, ये जो आपके प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स होते हैं इनको हम पुट्टी एक्सप्लोसिव्स के नाम से भी जानते हैं। सो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है और आपको पहले से पता होना चाहिए। सो यहाँ पर आपके किरकी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन था वो था माल्टिंग, मैशिंग, ब्रूइंग, फर्मेंटेशन, मैचरिंग, फिनिशिंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ। सो यहाँ पर बताना है ये जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं माल्टिंग, मैशिंग, ब्रूइंग, फर्मेंटेशन, मैचरिंग, फिनिशिंग, ये सारे के सारे किस चीज़ के बनाने के आपके स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ बियर। बियर के फॉर्मेशन में ये सारे आपके जितने भी स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका यूज़ किया जाता है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ पटेला इन मेल्स अपीयर एट द एज ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है जो पटेला होती है, पटेला का जो ऑसिफिकेशन सेंटर होता है मेल्स में वो किस एज से आपको अपीयर होने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 to 4 ईयर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। एंड जो ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं हर एक बोन का, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक पूरा का पूरा चार्ट मैं आपको दे दूंगी जहाँ से आपको पूरा आपको याद कर लेना होगा। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितने भी आपके ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं अलग अलग बोन्स के, मेल्स में, फीमेल्स में, तो वहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसी वजह से आपको ये पूरा आपके पास मैं आपके साथ चार्ट एक शेयर कर दूंगी, एक पूरा वीडियो के फॉर्म में भी, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, फेसबुक पेज पर भी शेयर कर दूंगी। तो उसको ज़रूर से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनता है। सो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एंड यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो में इसको बताऊँगी तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसी वजह से उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, 2-3 दिन में आपके लिए मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन था वो था अर्लीस्ट प्यूट्रिफिकेटिव चेंज इज़। तो यहाँ पर आपको बताना है जो प्यूट्रिफिकेटिव चेंज होता है वो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है। सो यहाँ पर है आपका आपका सबसे पहले आपका मार्बलिंग, तो ये तो आपका बाद में होता है। क्वालिटेटिव प्यूट्रिफिकेशन, तो ये भी आपका बाद की प्रोसेस है। पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स, तो ये भी आपका बाद में ही होता है। एंड सबसे पहले जब प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट होता है तो उसमें जो सबसे पहले आपको चेंज देखने को मिलता है वो होता है आपका ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ राइट इलियक फोसा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड ये देख लेते हैं कि डेथ के बाद में आपकी बॉडी में किस किस तरह के चेंजेस आते हैं। सो ये जो आपके चेंजेस होते हैं इनको बेसिकली हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका इमीडिएट चेंजेस, फिर आता है आपका अर्ली चेंजेस एंड इसके बाद में आता है आपका लेट चेंजेस। सो अगर हम बात करें इमीडिएट चेंजेस की, तो जैसे ही आपकी डेथ होती है उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में इमीडिएटली जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं वो रहते हैं आपके सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड इनसेंसिटिबिलिटी। तो ये सारे के सारे आपको स्टॉपेज देखने को मिलते हैं इमीडिएटली। इसके बाद में अगर हम कुछ टाइम के बाद की बात करें, जो अर्ली चेंजेस जिनको हम कह सकते हैं, तो जो कुछ टाइम के बाद आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं वो रहता है आपका आई में कुछ चेंजेस दिखेगा, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्शन या फिर आपका रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो उस टाइप का चेंजेस आपको देखने को मिलता है। स्किन में क्या रहता है, स्किन में कुछ कॉन्ट्रैक्शन, काफ़ी सारा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देखने को मिलता है। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी में क्या रहता है, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है तो वो आपका चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये आपका पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी का ही पार्ट है। ठीक है, जो पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होती है तो वहीं पर आपको टेम्परेचर, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद में आपको पोस्टमार्टम लिबिडिटी देखने को मिलती है। लिबिडिटी का मतलब ये होता है जो आपकी बॉडी रहती है तो जिस आपकी सरफेस पर कांटेक्ट में होती है तो उस साइड में आपका सारा का सारा जो ब्लड होता है वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। मतलब एक साइड में आपको बॉडी में डिस्कलरेशन देखने को मिलता है।
जहाँ पर बॉडी का, आपके बॉडी के ब्लड जितना होता है वो सारा का सारा जिस साइड में कलेक्ट हो जाता है वहाँ पर आपको डार्क कलर देखने को मिलता है। तो ये रहता है आपका पोस्टमार्टम लिबिडिटी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इसका पूरा जो डिटेल है वो हम पूरा बाद में बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इनकी डिटेल ही बहुत लेंदी है। तो सभी का सेपरेट सेपरेट वीडियो आएगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वो बाद में वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। अभी हम बात करें लिविडिटी के बाद में आपका होता है मसल चेंजेस। मसल चेंजेस मतलब आपका रिगर मॉर्टिस से होता है। रिगर मॉर्टिस को हम पोस्टमार्टम रिगर भी कहते हैं। ये आपका रहता है मसल चेंजेस। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका एक होता है कैडावरिक स्पाज्म, जहाँ पर अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो रही होती है और ड्राउनिंग के केसेस होते हैं, तो उस केसेस में आपको उनके हैंड में कुछ ना कुछ आपका ग्रास्प देखने को मिलता है। हो सकता है उनके हैंड में ग्रास काफ़ी टाइटली उनके हाथ में हो, या फिर इस तरह से कोई भी चीज़ वहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कैडावरिक स्पाज्म। ये हो गया आपका अर्ली चेंजेस। एंड अभी हम बात करें लेट चेंजेस की, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्यूट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका प्यूट्रिफिकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका धीरे धीरे बॉडी का कलर ग्रीन होने लगता है। फिर धीरे धीरे उसमें अलग अलग से चेंजेस होते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं। तो वो पूरा डिटेल में हम बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। प्यूट्रिफिकेशन के बाद में आपका ममीफिकेशन होता है। एंड ममीफिकेशन के बाद में एडिपोसियल या फिर सेपोनिफिकेशन होता है। सेपोनिफिकेशन के बाद में आपका स्केलेटनाइजेशन होता है, जहाँ पर सारी की सारी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ आपका स्केलेटन ही बचता है, ठीक है। प्यूट्रिफिकेशन की बात करें तो जो आपका प्यूट्रिफिकेशन होता है उसका सिंपल सा ये मतलब होता है, जितने भी आपके बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनमें धीरे धीरे लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है। लिक्विफिकेशन मतलब कि जितने भी आपकी बॉडी टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो ये आपका बेसिक मतलब होता है प्यूट्रिफिकेशन का। एंड इसका जो बेसिक आपका होता है, जो स्टार्टिंग फेज़ होता है, वहाँ पर आपको जो राइट इलियक फोसा होता है वो ग्रीन कलर का आपको शो होता है, ठीक है। ये होता है आपका बेसिक डिफरेंसेस एंड जो चेंजेस होते हैं स्टार्टिंग फेज़ में। तो यहाँ पर आपके ये इतने तरह के आपकी डेथ के बाद में इस तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी सीक्वेंस से पहले आपका इमीडिएट चेंजेस होंगे, फिर अर्ली चेंजेस सारे हो जाएंगे, अर्ली चेंजेस के बाद में आपको सारे के सारे लेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा इसी सीक्वेंस में रहते हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एंड इसके बाद में इनको पूरा डिटेल में बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। ये हो गया आपका। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है, recent delivery by a woman can be determined by examining the presence of। तो यहाँ पर बताना है आपको, किसी भी अगर कोई फीमेल है तो अगर उनकी डिलीवरी हुई है तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन से एविडेंस की बेसिस पर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ब्लड स्टेन, तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन इससे नहीं कर सकते हो। सलाइवा स्टेन से भी कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल ब्लड से भी कुछ आपको नहीं पता चलेगा। जो कोलेस्ट्रम होता है उसके बेसिस पर ही आपको पता चल सकता है। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है, acid phosphatase is dash secreted by prostate gland into seminal fluid। तो यहाँ पर आपको बताना है जो एसिड फॉस्फेटेज होता है जो कि प्रोस्ट्रेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है सेमिनल फ्लूइड में। तो ये जो आपका एसिड फॉस्फेटेज होता है ये क्या होता है, ये लिपिड होता है, एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एंटीजन होता है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा एसिड फॉस्फेटेज, एक तरह का आपका एंजाइम है, ठीक है। ये आपका एसिड फॉस्फेटेज आपका एंजाइम होता है। एंड इसके बेसिस पर जो सीमेन सैंपल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। एक आपका टेस्ट होता है एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट। तो वहाँ पर आपका डिटेक्ट यही किया जाता है कि जो भी आपका सैंपल है तो वहाँ पर एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये आपका एंजाइम होता है एंड इसके बेसिस पर आपका डिटेक्शन किया जाता है सीमेन सैंपल का। अभी हम आगे मूव करते हैं। एंड यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट होता है वो टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या रहता है, फिल्टर पेपर को सलाइन सॉल्यूशन में डिप करते हैं। पूरा जो भी फिल्टर पेपर रहता है उसको पूरी तरह से सलाइन सॉल्यूशन में अच्छी तरह से उसको हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन सैंपल होता है उसको उसके ऊपर प्रेस करना होता है। एंड जब प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपका सैंपल होता है वो आपके फ़िल्टर पेपर पे आ जाता है। जब वो आपके फ़िल्टर पेपर पर आ जाता है उसके बाद में उस फिल्टर पेपर पर आपको एसिड फॉस्फेटेज रिएजेंट को स्प्रे करना होता है। इस रिएजेंट को जब आप स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से आपको वहाँ पर रेड पर्पल कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं।
तो ये जो आपके रेड पर्पल कलर के स्पॉट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यही इंडिकेशन होता है वहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए कि वहाँ पर जो भी आपके पास सैंपल है तो वो एक्चुअली में क्या था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आपका पूरा एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है होलोग्राफ डॉक्यूमेंट्स पर्टेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको बताना है जो होलोग्राफ डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो क्या कंटेन करते हैं, उनमें क्या होता है। जो आपके पास नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला आपका ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट टाइप रिटन एंड साइन बाय अ पर्सन। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है, डॉक्यूमेंट रिटन बाय वन पर्सन एंड साइंड बाय अनदर पर्सन, तो ये भी आपका गलत है। फिर है आपका डॉक्यूमेंट साइंड बाय फोर्जर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अ डॉक्यूमेंट रिटन एंड साइंड बाय वन एंड द सेम पर्सन, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको लिखा और साइन किया गया है केवल एक ही पर्सन के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं होलोग्राफ डॉक्यूमेंट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड यहाँ पर आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ फ्यूल टू इग्नाइट प्रीमैच्योरली इज़ मेजर्ड बाय इट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है एक तरह का जो फ्यूल होता है उसका जो नेचर होता है उसको जब प्रीमैच्योरली हम इग्नाइट करते हैं तो वो हम कैसे मेज़र करते हैं। तो उसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टेन नंबर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। बाकी के जितने भी हैं फ्यूल नंबर, कार्बन नंबर, रिलेटिव मॉलिकुलर मास, ये सारे के सारे आपके गलत हैं। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ऑक्टेन नंबर की बेसिस पर आपको ये आइडेंटिफिकेशन होता है। इग्नाइट, अगर हम किसी भी फ्यूल को प्रीमैच्योरली इग्नाइट करते हैं तो उसका नेचर कैसा रहता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम ऑक्टेन नंबर की बेसिस पर। जैसे आपका ऑक्टेन नंबर होता है इसी तरह से एक होता है आपका सीटेन नंबर। ठीक है, सीटेन नंबर क्या रहता है, आपका डीजल के लिए रहता है। इसमें क्या होता है, जो आपका इग्निशन में जितना डिले हो रहा है, अगर आप फ्यूल को आप इग्नाइट करना है आपको, तो उसमें कितना डिले हो रहा है इग्निशन में, तो वो आपका मेज़रमेंट होता है सीटेन नंबर की हेल्प से। ठीक है, तो ये सीटेन नंबर आपका बेसिकली डीजल के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये क्या होता है, इनको बहुत ही डिटेल में हम एक अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो आंसर है वो है ऑक्टेन नंबर। दैट मीन्स ऑक्टेन नंबर की हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी जो फ्यूल है अगर उसको हम प्रीमैच्योरली इग्नाइट कर रहे हैं तो उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। एंड यहाँ पर आपके सारे के सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एंड अभी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मैंने पूरा बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर छोड़ी हैं तो उनके लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एंड जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई है तो उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन एंड हर एक पॉइंट जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसकी जो PDF है वो आपको फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड बाकी आप जस्ट सर्च करेंगे सेवी फॉरेंसिक, वहाँ से भी आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच।